हेलो मेरे प्यारे जूनियर्स, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ फ्रिक्शन। सो सेकेंड लेक्चर में ही मैं इसे कवर करने वाली थी, लेकिन वहाँ पर थोड़े से क्वेश्चंस जो थे उनके कॉन्सेप्ट्स को समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो वो लेक्चर लेंदी ना हो जाए इसीलिए मैंने इसको थर्ड पार्ट में ले लिया है। तो आज इसमें हम एंगल ऑफ रिपोज और इंक्लाइन प्लेन पर जो फ्रिक्शन के केसेस होते हैं उनको समझेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले एक थॉट के साथ शुरू करते हैं जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का थॉट है कि मैन नीड्स डिफिकल्टीज इन लाइफ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। पता है ये थॉट बहुत अच्छे से मैंने फील किया है अपने ऊपर। मतलब इससे रिलेटेड मैं अपनी एक कहानी बताती हूँ। तो जब मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मतलब मैंने नीट 2020 क्लियर किया था। तो उस टाइम पर जब नीट 2020 के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो क्या था, कंप्लीट लॉकडाउन लग चुका था, है ना। तो क्या होता था कि जब कंप्लीट लॉकडाउन था तो सारे लोग घर पे ही रहते थे, सारे फैमिली मेंबर्स घर पे रह रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता था कि टीवी चलती रहती थी खूब, और वो आते थे महाभारत रामायण, ये सब खूब आते थे। तो सब लोग खूब आराम से, बिल्कुल दिन दिन भर टीवियां चल रही हैं, और मतलब पहली बार ऐसा सीन था कि मतलब पापा मम्मी और पूरी फैमिली, सारे बच्चे, सब लोग बैठ के आराम से टीवी देख रहे हैं। मेरे घर पे ऐसा मतलब ऐसा नहीं होता कि टीवी चल रही है, मतलब पापा बहुत मना करते हैं कि टीवी बिल्कुल नहीं देखनी है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है वो इस सब मामले में। तो वो खुद भी बैठ के हमारे साथ टीवी देख रहे होते थे, तो ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती थी देखने में। बट क्या है कि मुझे तो अपनी नीट की प्रिपरेशन करनी थी, तो फिर मुझे उन लोगों के बीच में से वहां से उठ के आना पड़ता था, तो मैं कभी उन लोगों के साथ नहीं देख पाती थी टीवी। और फिर क्या होता था कि जैसे उस टाइम पर ना एक गेम भी बहुत पॉपुलर हुआ था, लूडो वाला गेम, कि ऑनलाइन फोन में खेलते थे। तो उस गेम का क्या था, मेरी एक फ्रेंड है, स्कूल की फ्रेंड है वो, तो घर के पास ही रहती है। तो वो कहती है कि समीक्षा आज चल खेलते हैं, लूडो वाला गेम खेलते हैं, और भी तीन चार लोग जब इसमें एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं और कॉल पे कनेक्ट कर लो, फिर सारे लोग चार पांच तीन चार लोग खेलते हैं, तो बहुत मजा आता है। तो मैं कहती थी कि नहीं यार, पहले मैं अभी तो अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो वो बोलती थी कि यार ऐसे तो प्रिपरेशन तो चलती रहेगी, खेल लेते हैं यार, मतलब अभी तो ऐसे वैसे पूरा पूरा दिन बैठी रहती है। मैंने कहा मेरे लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, मैं कौन सा वैसे भी कहीं कोचिंग जाती थी। तो लॉकडाउन लगा है तो औरों के लिए लग गया है, लेकिन मैं तो पहले भी बाहर नहीं जाती थी, अभी भी बाहर नहीं जाती, तो मुझे तो पढ़ना ही है। तो तब वो सब इंजॉयमेंट, सब बैठ के आराम से वो वाला माहौल, और वो जो लूडो खेलना और ये सब दोस्तों के साथ, वो सब चीज छोड़ी, है ना। फिर उसके बाद जब मेरा एग्जाम हो गया 13 सितंबर 2020 को, उसके बाद जब 2-3 दिन बीत गए, तो मैंने अपनी दोस्त से कहा, मैंने कहा चल एक काम करते हैं, आज लूडो खेलते हैं, है ना। तो फिर जब उसने, मैंने कहा कि ठीक है, तो फिर उसने हाँ कर दिया। फिर उसने अपने 2-3 दोस्तों को और जोड़ा, और फिर हम लोगों ने कॉल पे कनेक्ट करके फिर वो लूडो खेला। तो यार मतलब जितना वो 3 लोग मेरे साथ और कनेक्ट थे, टोटल 4 खेल लेते हैं, तो 3 लोग वो और लोग कनेक्ट थे, तो इतना वो लोग खुश नहीं हो रहे थे। मतलब उन लोगों को नॉर्मल लग रहा था कि हाँ लूडो ही तो खेल रहे हैं, कि हाँ एक ही गोटी मर रही है, फिर ऐसे आगे आगे चल रहे हैं। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि मैं लूडो खेल रही हूँ, 3-4 दोस्तों से एक साथ बात कर रही हूँ। मतलब जहां मैं कई महीनों तक किसी से फोन पे बातें ही नहीं की थी, आज फोन पे बात भी कर रही हूँ, खेल भी रही हूँ, आराम से बैठी हूँ, टाइम की कोई भागदौड़ नहीं है। मतलब ऐसी चीज नहीं है कि हाँ जाना है और एकदम से अभी ये करना है, 5 मिनट हो गई, 5 मिनट निकल गई, 10 मिनट निकल गई, ऐसी कोई वो नहीं है जल्दबाजी। इतना सुकून और इतनी खुशी फील हो रही थी ना। और वो भी पता है इतना अच्छा फील जब हो रहा था, क्योंकि पहले ये सब चीज छोड़ी थी। अगर उस टाइम पर ये सब एंजॉय किया होता ना, तो वो मतलब मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा वो लूडो खेलने वाली चीज भी इतनी ज्यादा खुशी दे सकती है। जब दे सकती है जब आपने उसे कई बार छोड़ा हो, जब आपने उसके लिए स्ट्रगल किया हो, अपने उसके लिए मतलब बहुत सारा सेक्रीफाइस किया हो, तब आपको वो छोटी सी चीज भी बहुत खुशी दे सकती है। वही चीज होती है ना कि अगर आपको भूख नहीं लग रही, और तो आपको बहुत अच्छा अच्छा खाना भी ला के रख दिया जाए, तो भी वो खाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आपको भूख लग रही है, बहुत तेज भूखे हो, तो एक सादा रोटी सब्जी होगी ना, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैटर ये करता है ना कि आपने अपने अंदर कितना सेक्रीफाइस और डेडिकेशन दिखाया था, पहले क्या क्या चीजें छोड़ी हैं, और फिर बाद में जब इंजॉय करो तो अच्छा लगता है ना। पहले तो फोन ऐसे इतना हाथ में मतलब लेना ही नहीं है कि फोन फालतू चीजों के लिए, मतलब पढ़ रहे हैं तो बस उतनी चीज के लिए यूज करना है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। पहले तो ये फिर जब एग्जाम देके आई थी मैं, तो एग्जाम देने के कुछ दिन बाद तक तो मेरी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि एक दिन फोन उठाया और फिर थोड़ा सा यूट्यूब स्क्रॉल किया, और फिर मैंने एक कॉमेडी वीडियो थी उस पर टच कर दिया और उसको देखने लगी। फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, टाइम ज्यादा हो गया, बंद करो बंद करो।
तो फिर मैं सोची नहीं नहीं अब तो एग्जाम हो गया, आराम से देख सकती हूँ। मतलब रिफ्लेक्स में ही आ गया था कि पढ़ने के अलावा कोई और चीज देखनी ही नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वो चीजें ना मतलब बहुत ही अच्छी होती थी कि खूब आराम से सोना भी अच्छा लग रहा था, आराम से सो आराम से उठो, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। तो ये वाला फील जब भी आता है जब आपने डिफिकल्टीज को फेस किया होता है। तो इसीलिए डिफिकल्टीज लाइफ में जरूरी होती हैं ताकि आप अपनी सक्सेस को एंजॉय कर पाओ। पता है नीट निकालने के बाद एमबीबीएस अच्छी इसलिए ही लगती है क्योंकि हम बहुत स्ट्रगल करके जाते हैं उसको हासिल करने, इसीलिए हमें अच्छी लगती है। यही अगर बहुत आसानी से मिल जाए ना तो इस एमबीबीएस की वैल्यू नहीं होगी, है ना। तो जो चीज आसानी से मिल जाती है तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, और जो चीज बहुत मुश्किलों से हम हासिल करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो फिर खैर इस छोटी से इंसिडेंट के साथ अब क्लास शुरू करते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का टॉपिक जो है वो ये है कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज समझेंगे। तो मैंने लिखा क्या है कि द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल एट विच द बॉडी प्लेस्ड ऑन द प्लेन जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। बहुत ज्यादा इंग्लिश में हो गया ना। वैसे भी एक बात बताऊं, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, चीजें समझ में किस में आती हैं, अपनी मातृभाषा में। अब देखो मैं तुम्हें ना प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ, छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। जैसे कि मान ये कॉपी है, ठीक है, अभी ये हॉरिजॉन्टल रखी है, ठीक है। अब क्या है कि मुझे थोड़ा रिस्क लगाना पड़ेगा, अपनी इंपॉर्टेंट चीजें गिरवानी है ना। ऐसे करके देखो, अभी ये हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या ये कभी गिर सकता है? ये नहीं गिरेगा। फिर उसके बाद अब देखो मैं इस हॉरिजॉन्टल को ना थोड़ा सा एंगल देना शुरू करती हूँ। ऐसे देखो, देखो अब मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है, दिख रहा है ना तुम्हें। लेकिन ये क्या ये गिर रहा है? नहीं। अगर मैं देखो, तुम मेरे इस लोअर वाले हैंड को देखो, ये लोअर वाला हैंड जो है वो हॉरिजॉन्टल है, और ये एंगल दे रही हूँ मैं, एंगल, और एंगल बढ़ाती जा रही हूँ। ठीक है, अब ये अब देखो जस्ट गिरने वाला है हल्का सा खिसका, और फिर अब ये गिर गया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम चीज हुई क्या, हुई है कि जैसे कि हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो अगर मैंने इस लेवल पर कोई एक ब्लॉक रख रखा है तो वो तो भाई उसके गिरने के तो चांसेस ही नहीं है। फिर क्या होता है कि अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहीं से इसको एक एंगल पे करती जाऊं करती जाऊं करती जाऊं, तो अभी भी जो ब्लॉक था वो गिर नहीं रहा था, लेकिन और एंगल में बढ़ाती जाऊं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हाँ भाई, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब अब ये ब्लॉक गिर जाएगा। तो वो कंडीशन जब ये ब्लॉक गिर जाए तब जो एंगल बना रही होगी ये हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट एंगल इज एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, समझे बात को। तो कोई चीज पहले हॉरिजॉन्टल लेवल पे ब्लॉक रख दिया मैंने, वो नहीं गिर रहा, फिर तुम ऐसे ऐसे एंगल देते जाओ, एंगल देते जाओ, तो अब क्या हो रहा है, तो एक ऐसा तो है नहीं कि तुमने हल्का सा इंक्लिनेशन दिया, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल था इससे हल्का सा इंक्लिनेशन दिया, पहले ये ब्लॉक ऐसे रखा था, ठीक है, फिर उसके बाद तुमने इस हॉरिजॉन्टल लेवल को ऐसे हल्का सा इंक्लिनेशन दिया, इतना एंगल, ठीक है, तो ये ब्लॉक कुछ ऐसे पहुंच गया। तो क्या ये ब्लॉक गिर गया? नहीं गिरा ना, अभी मैंने करके दिखाया था तो नहीं गिरा था ना। फिर उसके बाद और इंक्लिनेशन दिया तो ब्लॉक ऐसे पहुंच गया, तो ये अभी भी नहीं गिरा। फिर ये और इंक्लिनेशन दिया तो अभी भी नहीं गिरा। तो इसका अब बट अब कंडीशन ये आ गई कि अब जस्ट गिरने ही वाला है, देखते हैं। फिर अब इंक्लिनेशन और थोड़ा सा बढ़ाया और ये अब गिरना शुरू हो गया। जब इसमें गिरना शुरू हो गया तो ये जो एंगल, वो एंगल जब वो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, किसी भी इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल जब इसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक गिरना शुरू हो जाए, तब उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। तो अब इसे अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं, ठीक है। द मिनिमम एंगल, वो मिनिमम एंगल, अब मिनिमम वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है भाई? अब मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है ना, मान लो कि इतने एंगल पर गिर जाता है, इतना एंगल आ जाए तो फिर अब यहाँ से ब्लॉक फिर गिर जाता है, ठीक है। लेकिन अब ज्यादा तो कितना भी हो सकता है ना, तुम ज्यादा तो कितना भी एंगल कर दो, कितना भी एंगल ज्यादा कर दो, ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, तो फिर तो गिर ही जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने इस पे किया था, ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसे ऐसे करती जा रही हूँ, देखो अभी टेढ़ी है ये पर नहीं गिर रहा ना। अब ऐसे कर दिया, ये तो गिर गया, है ना, गिर गया। अब ऐसे 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 करके कितना भी कर दूं, ऐसे तो गिर ही जाएगा। मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। लिमिट का मतलब 90 डिग्री पे ही रख दूंगी, अगर अगर मैं इसको ऐसे कर दिया और ऐसे रख दूं, तो मतलब जब तक मैं ये हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगाऊंगी, अगर मैं फोर्स लगा रही हूँ तो देखो टिका हुआ है ये, अगर मैं ये हटा हटा दूं अपनी उंगली तो ये नीचे गिर जाएगा, है ना।
तो हमें ऐसे थोड़ा ना ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगाना है, सिंपल हमें सिर्फ इंक्लिनेशन प्लेन का देखना है। तो इंक्लिनेशन प्लेन पर रखे रखे, जैसे अभी देखो ये मैं इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रही, सिर्फ इंक्लाइंड है और फिर भी ये रुका हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अभी एंगल ऑफ रिपोज पे पहुंचा नहीं है ये। ठीक है, तो समझ गए हो गया आई थिंक अब तो हमारा ये एंगल ऑफ रिपोज बनाने के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल, ये एंगल बना दिया अल्फा एंगल देते हैं हम, इसका नाम अल्फा देते हैं। तो मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये इंक्लाइंड प्लेन होता है, उसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एट विच, जिस पर बॉडी जो रखी हुई है, ये बॉडी जो रखी हुई है ऑन द प्लेन, ये इस प्लेन पर जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। अब इस पे जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन, अब जस्ट क्या कर रही है, गिरने ही वाली है, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन, इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर है इतनी बात कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। अच्छा, अब एंगल ऑफ रिपोज अगर हम समझ गए हैं तो फिर अब एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि आखिर इस पे फोर्सेस क्या लग रहे होंगे। तो अगर इसका मास m है तो इसके ऊपर नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, mg। अब ये सरफेस जो है, ये सरफेस तो रफ है ना, अब ये रफ सरफेस है तभी तो वो टिका था, तभी तो रुका हुआ था, क्योंकि कोई ना कोई फोर्स तो है जो उसे अपवर्ड डायरेक्शन में रोक रहा था। तो इसका मतलब ये इधर नीचे नहीं गिर पा रहा था, जब तक एंगल ऑफ रिपोज से कम एंगल था तो ये गिर नहीं पा रहा था। अगर है ना, तो क्या आ रहा है कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, चलो इस वाली चीज को हम एक काम करते हैं, पहले सेपरेट किसी और कंडीशन पे समझ के देखते हैं, है ना। तो ये तो हमने एंगल ऑफ रिपोज वाली कंडीशन बनाई है, ये अल्फा क्या है मेरा, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज जब क्या है, ब्लॉक गिर जाएगा। ठीक है, अभी अगर ऐसी कंडीशन में बनाऊं कि जब एंगल जो है थीटा हमारा वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है। ठीक है, ये थीटा है। ठीक है, और ये जो थीटा है यहाँ पर कंडीशन मैंने पहले ली कि थीटा जो है वो लेस देन अल्फा। थीटा क्या है हमारा, एंगल ऑफ रिपोज से कम है, तो यानी कि एंगल या फिर थीटा इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। तो जब एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो इसका मतलब इतनी बात तो क्लियर है कि अब ये गिरेगा नहीं। ठीक है, जब ये गिरेगा नहीं तो देखो अब होगा क्या, इस पर फोर्सेस कैसे लग रहे होंगे, इधर की तरफ नीचे mg लगेगा। ठीक है, तो फिर मुझे इस mg को क्या करना पड़ता है, कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ता है। तो इधर की तरफ क्या आता है, एक कंपोनेंट mg cos थीटा, ये कैसे करते हैं मैंने पहले सिखा दिया है तुम्हें। ठीक है, और ये वाला इस साइड क्या आ जाता है, mg sin थीटा। ठीक है, अब एक बात सोचो, अगर सिर्फ इतना ही, अगर इसके ऊपर फ्रिक्शन ना हो, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं हो तो क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो इसके ऊपर सिर्फ ये mg वाला फोर्स होगा और इसकी वजह से ये mg sin थीटा की वजह से नीचे गिर जाएगा, लेकिन गिर तो रहा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इधर की तरफ क्या है, ये फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है, और यही फ्रिक्शन जो है, और हाँ ऊपर की तरफ हमारा क्या लगेगा, नॉर्मल भी लगेगा, नॉर्मल भी लगेगा। ठीक है, तो अभी क्या है हमारा कि यहाँ पर नीचे की तरफ क्या ब्लॉक इधर गिर रहा है, नहीं गिर रहा, नहीं गिर रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन के जो फोर्सेस हैं वो क्या है, बैलेंस है। तो इसका मतलब mg sin थीटा किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन के बराबर। तो इस कंडीशन पर F यानी कि फ्रिक्शन, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन यानी कि स्मॉल f किसके बराबर होगा, mg sin थीटा के। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी हमारा एंगल ऑफ रिपोज जो है उससे कम है, अगर मेरा थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है, तो फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, mg sin थीटा के बराबर ही होता है। यहाँ पर हमने वो ऐसे करके लिखा ही नहीं कि F इक्वल्स टू म्यू n, और अगर तुम देखो तो n तो किसके बराबर है, mg cos थीटा के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट तो होनी ना, इस डायरेक्शन में। क्या ब्लॉक ऐसे भाग रहा है, या ब्लॉक ऐसे भाग रहा है, नहीं भाग रहा ना, इसका मतलब नॉर्मल जो है वो तो mg cos थीटा के बराबर है। लेकिन हम फ्रिक्शन का फॉर्मूला तो F इक्वल्स टू म्यू n पढ़ते थे, है ना, तो फिर मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा, म्यू n से क्यों नहीं लिखा इसका फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भाई
फ्रिक्शन जो है वो mg साइन थीटा के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि जो थीटा है हमारा, ये वाला थीटा, वो एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है। ठीक है, तो इस वाली बात को ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर गलतियां हो जाती हैं यहाँ पर। क्यों गलती होती है अभी आगे तुम्हें पता चलेगा अच्छे से। अब बात आती है कि अगर थीटा जो है वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो जाए तो क्या होगा। तो थीटा जो है हमारा वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो जाए तो थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो जाए अगर मेरा थीटा, तो फिर हम क्या करेंगे। अब हम क्या देखेंगे कि हमारा अगर जो थीटा है वो अगर अल्फा के बराबर है, मतलब हम इंक्लिनेशन बढ़ाकर इतना ले आए हैं कि अब अल्फा के बराबर आ गए। ठीक है, तो फिर हमारे साथ क्या होगा कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल, फिर ये हमारा इंक्लिनेशन, और फिर हमने ऐसे करके ये ब्लॉक बनाया। ठीक है, ये ब्लॉक बनाया, इसको इससे टच करा दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर ब्लॉक रखा है तो एंगल क्या है मेरा, अल्फा। ठीक है, तो एम जी कैसे लगेगा, नीचे ये एम जी लगेगा। ओके, और इधर की तरफ ऐसे एम जी कॉस अल्फा, यहाँ पे ये एंगल भी अल्फा बन जाता है ना इसीलिए। ठीक है, तो इधर की तरफ ये हॉरिजॉन्टल एम जी साइन अल्फा, इधर हमारा क्या आएगा, फ्रिक्शन, और ये हमारा है नॉर्मल। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, तो ये सारी बातें तो हो गई। तो अब एक बात समझो जरा कि एम जी, अब क्या है कि भाई जब थीटा अल्फा के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ब्लॉक इज जस्ट बिगिन टू बिगिन टू स्लाइड डाउन, बिगिन टू स्लाइड डाउन। अब जस्ट अब ये खिसकने ही वाला है, स्लाइड डाउन। ठीक है ना, अब नीचे खिसकने वाला है, तो नीचे खिसकने वाला है लेकिन खिसका तो नहीं है ना। तो ऐसे केस में कि अभी नीचे की तरफ खिसका नहीं है लेकिन अब इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो खिसक जाएगा, तो क्या होगा, तो अभी भी हमारा फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर रहेगा, एम जी साइन अल्फा के बराबर। अब किसके बराबर है, एम जी साइन अल्फा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये फ्रिक्शन को डब्बा में बंद कर, क्लियर है इतनी बात। अब मैं कहूं कि अगर मेरा जो थीटा है वो मोर देन अल्फा है। ठीक है, अब तुमने अल्फा से भी ज्यादा कर दिया। अब तुमने जब अल्फा से ज्यादा कर दिया, एंगल ऑफ रिपोज से भी ज्यादा एंगल बना दिया, तो यहां पर हमने कहा कि भाई हमारा ये जो थीटा है, ये जो थीटा, अब ये तुम्हारा थीटा जो है वो मोर देन अल्फा हो गया। तो हम, मैं यहाँ पे सब जगह अल्फा की जगह थीटा थीटा लिख दूंगा, ये थीटा। क्लियर, अब ये ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया तो इतना तो पक्का है कि अब नीचे खिसकना है। तो अब जब नीचे खिसकना है तो नीचे की तरफ ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, नीचे खिसकेगा। तो इसका मतलब अब इस डायरेक्शन में इसका मोशन शुरू हो जाएगा, इसका मतलब इस डायरेक्शन के फोर्सेस अनबैलेंस हो गए, तो इसका मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा रहेगा। तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये कम पड़ गया, तो कम पड़ गया, लेकिन कितना है, कितना होगा। अब फ्रिक्शन जो होगा वो हम म्यू एन के बराबर लिखेंगे, जो कि हम क्या कहते थे, हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती थी, क्या होती थी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम उसे क्या लिखेंगे अब, म्यू एन, यानी कि म्यू एम जी कॉस थीटा। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू जिससे ऊपर फ्रिक्शन नहीं जा सकता है। अब हमारा ये एम जी साइन थीटा क्या है, ज्यादा हो गया है। क्यों ज्यादा हो गया, एम तो वही था, जी भी वही था, ये थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे थे ना, ये थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे थे, थीटा बढ़ा दिया, ये थीटा बड़ा हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो साइन थीटा बड़ा हो गया, तो ये एम जी साइन थीटा बड़ा हो गया, और ये एम जी साइन थीटा इतना बड़ा हो गया कि ये फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू एम जी कॉस थीटा से भी बड़ा हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा फ्रिक्शन की वैल्यू, अब फ्रिक्शन क्या लिखेंगे, एम जी म्यू एम जी कॉस थीटा। क्लियर इतनी बात, ओके चलो। तो आई होप कि तीनों फॉर्मूले तुम्हें समझ में आ गए तीनों कंडीशन में। तो अब तुम एक बात पूछो मुझसे जरा कि आप ये बताओ कि हम एंगल ऑफ रिपोज कैसे पता करेंगे। अरे यहीं पर पता कर लेंगे, ये वाली देखो, ये वाली कंडीशन थी हमारी एंगल ऑफ रिपोज वाली, सेकंड वाली कंडीशन, यहीं पर तो हमारा थीटा जो है वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हो गया। तो एक काम करते हैं, इस वाले पोर्शन को, या फिर यहाँ पे ही करा देते हैं ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देखो अगर इस जगह पे, तो नीचे की तरफ यहाँ क्या लगने वाला है, एम जी, है ना, और ये एम जी कॉस अल्फा, मतलब कभी क्वेश्चन में दिया ना हो एंगल ऑफ रिपोज, तो तुम कैसे पता करोगे कि इस कंडीशन का एंगल ऑफ रिपोज क्या है।
तो अभी देखो पता चलता है mg साइन अल्फा, और इधर फ्रिक्शन और इधर नॉर्मल। ठीक है, ये वाली सिचुएशन हो गई। तो अब हो क्या रहा होगा भाई, ये हो रहा होगा ठीक, अब हो क्या रहा होगा, ये होगा कि अब यहां पर हम लेंगे कि अब तुम देखो फ्रिक्शन को तो हमने लेना था mg साइन अल्फा के बराबर। ठीक है, mg साइन अल्फा के बराबर, तो ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमारा एन नॉर्मल क्या है, mg कॉस अल्फा के बराबर, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई कि mg कॉस अल्फा के बराबर। ठीक है, हाँ हम ये जानते हैं कि हमारा फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू एन के बराबर होता है, फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर होता है। तो फ्रिक्शन की जगह पे अगर mg साइन अल्फा लिख दूं और म्यू की जगह तो म्यू, और mg कॉस अल्फा मैंने किसकी जगह लिख दिया, नॉर्मल की जगह। तो इससे अगर तुम देखोगे तो यहीं पे कर देते हैं, mg से mg कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर ये कॉस अल्फा जो है वो हम इसके नीचे लेके आएंगे, साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा करेंगे तो टेन अल्फा हो जाएगा। तो टेन अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू। तो जैसे हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला था ना, वैसे ही हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ रिपोज भी इसी तरीके से पता कर लेते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आई थिंक क्लियर हो चुकी हैं। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कंडीशन समझने के लिए। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अब रफ इंक्लाइन प्लेन पे इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। ठीक है, तो बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। तो एक बात बताओ, ये कब हो रहा होगा, बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ए, कब हो रहा होगा, जब थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर तुम्हारे दिमाग में ये आया है तो बहुत बढ़िया वाली जो मेरी बात है वो तुम्हारे लिए ही है, बिल्कुल ओनली मेड फॉर यू। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा देखो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा हो मेरा ब्लॉक, तो एडजस्ट कर लेना भाई, है ना। तो ये थीटा जो है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, बहुत ब्यूटीफुल वाली कंडीशन कि थीटा शुड बी मोर देन अल्फा, तभी क्या होगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर पाएगी। तो इस बात को हम क्या करेंगे, एक डब्बे में बंद करके अपने पास संभाल कर रख लेंगे, 3 सितारे उस पर लगा के। ठीक है, तो अब क्या होगा, नीचे की तरफ भाई इस पे लगेगा mg। ये तो हर जगह करते ही रहना है यार, इतनी बार करना है ना, कर करके तुम्हें रट जाए, ऐसे इतनी बार करना है, cos थीटा, है ना, और ये mg साइन थीटा, इधर फ्रिक्शन, इधर नॉर्मल। ठीक है, लग गए सारे फोर्स, आ गए सारे लगाना। ओके, अब इधर की तरफ ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। इसका मतलब इफ इट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, इफ इट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, तो ये चीज क्या शो कर रही है, ये चीज ये शो कर रही है कि भाई इस डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस नहीं है, इस डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस नहीं है। अब इधर की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब ये वाला फोर्स बड़ा होगा, तभी तो ये खींच के ले जा रहा है। फ्रिक्शन कह रहा है नहीं 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 तुम ऊपर चलो, mg sin थीटा कह रहा है नहीं 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 तुम नीचे चलो। जब दोनों के बराबर बराबर चल रही थी तो फिर बेचारा ब्लॉक बीच में ही बैठा था। अब mg sin थीटा की ज्यादा चलने लगी क्योंकि तुमने थीटा बढ़ा दिया, है ना, तभी तो ये बढ़ गया। अब जब तुमने ज्यादा बढ़ा दिया तो फिर ये आगे ये बड़ा हो गया। तो फिर क्या हुआ, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, इट मीन्स कि mg sin थीटा विल बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन। और जब फ्रिक्शन होता है तो फिर हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन इस केस में किसके बराबर होता है, तो mg sin थीटा विल बी ग्रेटर देन म्यू mg cos थीटा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा, जब इतनी बात समझ में आ गई तो फिर नेट फोर्स क्या होगा, सो नेट फोर्स along the downward direction, along the inclined plane in downward direction, है ना, along the inclined plane in downward direction, ऐसे लिख लेते हैं ना, downward direction। तो फिर क्या होगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा भाई, बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स, क्या मतलब आगे जो बड़ा है ना mg sin थीटा,
माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, इस यही तो हमारा एफ नेट हो गया। इसी एफ नेट से ही तो जो एम मास की बॉडी है नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी, बिल्कुल। तो अगर इस सब में से एक एम कॉमन ले लो, तो एम एम कॉमन ले लोगे तो एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हो, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो इस वाले फॉर्मूले को भी डब्बे में बंद करके इसके ऊपर 4 सितारे लगाकर रख देना है। तुम्हें याद है जब छोटे थे तो फिर हम लोग उस पर वो करते थे, ऐसे कुछ बनाते थे तो स्टार और ये सब हैंडीक्राफ्ट वाले काम भी करते थे। तो अब हम हैंडीक्राफ्ट वाले काम इन फॉर्मूला के साथ करेंगे, इन फॉर्मूला को लेंगे, डब्बे में बंद करेंगे और सितारों से चिपका देंगे, ठीक है। क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारी लाइफ चमकेगी, ये जब ये फॉर्मूले याद रहेंगे हमें। तो ये फॉर्मूले तुम्हें क्या ध्यान रखना है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड इन ऑन द इंक्लाइन प्लेन। मतलब इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की तरफ अगर बॉडी मूव कर रही है ए एक्सेलरेशन से, तो ओ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये होगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अभी अगर हम ऐसी बात करें कि बॉडी इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। अब एक बात सोचो कि ऐसा इंक्लिनेशन हो, कॉमन सेंस लगाना, कॉमन सेंस। तुम पहाड़ियों पे कभी गए, पहाड़ी पे नहीं गए तो कभी भी ऐसी स्लोप वाली चीज देखी है, तो कभी भी ऐसा देखा है कि ऐसा कुछ स्लोप सा हो तो कोई चीज अपने आप ऊपर चढ़ी चली जाए, कभी भी कभी सोचा अपने आप कभी जाती है? नहीं जाती, हमें ही पकड़ के फोर्स लगाना पड़ता है। हम फोर्स लगाएंगे तो इसका मतलब इधर की तरफ हमारा अप्लाइड फोर्स होगा, ये कॉमन सेंस वाली बात है। अच्छा, उधर क्यों नहीं लगा रही थी, इधर? अगर तुम इस पे अपने आप भी फोर्स नहीं लगाओगे और ये स्लोप थोड़ा सा ज्यादा होगा, है ना, अगर ये एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा ये एंगल होगा तो तुम फोर्स भी नहीं लगाओगे तो ये अपने आप ही गिर पड़ेगी, है ना। कॉमन सेंस है, फिजिक्स मतलब फिजिक्स तो है पर ऐसी वाली फिजिक्स नहीं हो कि समझ ही ना आए। मतलब अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और फिर ऐसे करके, तो मतलब कोई चीज रखी है तो वो अपने आप खिसक जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ से पकड़ के तुम फोर्स लगा रहे हो नीचे, नहीं नहीं, आजा नीचे आजा, खिसकाऊं एक्सेलरेशन लगाऊं तुझ पे, है ना। ऐसा तो होगा नहीं, फोर्स लगाओगे तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। तो फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, अपने आप आ जाएगी। किसकी वजह से, एम जी साइन थीटा बड़ा होने की वजह से। लेकिन तुम यहाँ पर कितना भी कुछ भी कर लो, थीटा अल्फा जो है हमारा एंगल ऑफ रिपोज वाला कुछ भी मैटर हो, है ना, यहाँ पे ये थीटा चाहे बड़ा हो अल्फा से, छोटा हो थीटा या फिर छोटा हो अल्फा से, कुछ भी हो, पर ऊपर ले जाने के लिए तो तुम्हें ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बात समझने वाली ये है कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लिखा है तो दिमाग में ये आना चाहिए कि अप्लाइड फोर्स होगा, फोर्स इज अप्लाइड इन अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स इज एक्सटर्नली अप्लाइड बाई, एक्सटर्नली अप्लाइड बाई, अप्लाइड इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, इन अपवर्ड। बनाती रहती हूँ मैं अपने हिसाब से, ज्यादा मतलब जो मन में आता है जैसी इंग्लिश वैसी बना लेती हूँ, है ना, सही है ना, समझ में आने लायक। तो फोर्स इज एक्सटर्नली अप्लाइड बाई, अप्लाइड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये एफ अप्लाइड है, ठीक है, एफ अप्लाइड है जो कि ऊपर की डायरेक्शन। तो एफ अप्लाइड मतलब कोई हॉरिजॉन्टल सॉरी ऐसे इंक्लाइन प्लेन पर हम फोर्स लगा के खींच रहे हैं कि चलो 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 ऊपर, तो ऊपर हम खींच रहे हैं तो मोशन कहाँ हो रहा है, ऊपर। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो ऊपर की तरफ क्या है हमारा, मोशन। तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में तो हमेशा फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा इस बार, नीचे की तरफ। अच्छा, मास है तो मास तो भाई एम जी तो हमेशा हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, अर्थ तो हमेशा एक ही रूल है, आ जाओ मेरे पास वाला रहता है। तो एम जी ऐसे लगेगा तो एम जी कॉस थीटा तो इसी तरह से लगेगा, तो एम जी वाले फोर्सेस तो हमेशा ऐसे ही लगेंगे और एम जी साइन थीटा भी इधर ऐसे ही लगेगा, एम जी साइन थीटा। तो इससे हमें ये पता चला कि जब आप पकड़ के खींचोगे ऊपर तो एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन, एम जी साइन थीटा तो इधर ही लग ही रहा था लेकिन अब की बार फ्रिक्शन भी इधर ही लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बता फ्रिक्शन की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, अच्छा ऐसे नॉर्मल भी तो लगेगा ये नॉर्मल। तो फ्रिक्शन हमारा क्या था, फ्रिक्शन इज म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमें क्लियर हो गई पहली एक इक्वेशन। अच्छा, तो अब तुम एक बात, तो एफ अप्लाइड किसके बराबर है, एफ अप्लाइड
एफ अप्लाइड जो फोर्स है उसी के साथ तो एम ए उसी फोर्स से तो बॉडी ऊपर मूव करेगी, तो कितना होगा वो एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो अब इसमें से क्या कर दूं मैं, एम एम कॉमन ले लूं, मतलब ये एम और एम, इस ये वाला एम और ये वाला एम कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन आ गया तो फिर क्या होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं एम ए, फिर इधर से मैं एम कॉमन ले लिया, फिर क्या बचा जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, हमारा एस एम से एम कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, ओके चलो। तो अब ये भी फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम क्या करेंगे, इस पे एटलीस्ट 2 सितारे तो लगा लो, मतलब कम क्वेश्चन आएंगे पर आएंगे। क्लियर हो गया सारा। अब चलो आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, अ बॉक्स ऑफ मास 8 kg, एक बॉक्स है 8 किलो का, रफ इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, इट्स डाउनवर्ड मोशन कैन बी प्रिवेंटेड, मतलब इसका डाउनवर्ड मोशन जो है, नीचे की तरफ वाला मोशन, वो रोका जा सकता है बाई अप्लाइंग एन अपवर्ड फोर्स एफ। ठीक है, अब पहले तो मैं वो बना के दिखाऊं फिगर। ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, ये इंक्लिनेशन ऐसे बना दिया, ये एंगल हो गया थीटा, ये हो गया मेरा ब्लॉक, ठीक है, ये हो गया ब्लॉक। तो देखो अब तुम्हें ये नहीं कहना सोचना कि अरे इसका तो हम, मतलब अब तुम्हारा दिमाग किस पर जाए कि अरे अपवर्ड पुल है, अपवर्ड पुल, और पुल है मतलब हम ही लगा रहे हैं तो अपवर्ड फोर्स है। अरे अपवर्ड फोर्स तो है, लेकिन ये अपवर्ड फोर्स किस लिए है, ये अपवर्ड फोर्स इसलिए है कि ये ब्लॉक नीचे खिसक रहा था, तो इसे रोकने के लिए। और जो मैं अभी केस कराया है, 2 केस कराए, एक केस में क्या हो रहा था, नीचे गिर रहा था, तो हम बात कर रहे थे कि ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा, तो हमने एफ नेट निकाला, फिर उससे हमने एक्सेलरेशन निकाला। तो पहला केस ये किया था। दूसरा केस हमने क्या किया था कि हम इस पर फोर्स लगाएं और इसे ऊपर लेके चलें कि चलो ऊपर। एक चीज होती है कि ये चीज नीचे गिर रही है और इसको फोर्स लगा के हम बचा के रखें कि गिर मत, और एक चीज होती है कि फोर्स लगा के खींच के ले जाए। तो तुम खुद सोचो, कोई भारी सी चीज हो, पकड़ के रखना, बस पकड़ के रखिए, है ना, पकड़ के रखना और फिर ऊपर ले जाना, दोनों में क्या डिफरेंस नहीं है क्या। एक को तो पकड़ के रखना, इसका मतलब जो नीचे फोर्स लग रहा है उससे बैलेंस करवाया है बस तुमने, जिस फोर्स से ये नीचे जा रही थी उससे बैलेंस करवाना। तो किस फोर्स से नीचे जा रही थी, पहला वाला केस है। इसका मतलब ये जो पहला जो पार्ट है उसमें पहला वाला केस है, जो कि क्या लग रहा था, जब हमारा एम जी साइन थीटा इधर लगता था और फ्रिक्शन हमारा इधर लगता था और इधर एक्सेलरेशन होता था। तो इस पार्ट को मुझे क्या करना है, मतलब प्रिवेंट करना है। तो एफ शुड बी इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, उस एम ए के इक्वल होना चाहिए। ए क्या है, ए क्या था मेरा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। समझ में आ गया मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये वही तो एक्सेलरेशन है जिससे ये नीचे खिसक रहा था, इसी एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन में मास का मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स हो गया, तो इसका मतलब ये वो फोर्स है जिससे ये नीचे खिसक रहा था। अब मैं इतना ही फोर्स इसको लगा दूं तो ये रुक जाएगा, बस रुक पाएगा ये, ठीक है, ये तो इतने से बस ये रुक पाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में दिया है, तो इतनी बात हो गई पहली। फिर ये कह रहा है कि इट कैन बी मेड टू स्लाइड अपवर्ड बाई अप्लाइंग फोर्स टू एफ। मैं कह रही थी ना कि रोक के रखना और ऊपर चलाने में अंतर है। तो पहले रोक के रखने के लिए तो देखो सिर्फ फोर्स एफ ही लग रहा था। अब क्या है कि अगर हम इसे स्लाइड कराएं ऊपर की तरफ बाई अप्लाइंग फोर्स टू एफ, तो टू एफ फोर्स लगा के हम इसे ऊपर खींच सकते हैं। तो अब अगर ऊपर खींचने की बात है तो फिर अब कंडीशन क्या है, अब कंडीशन ये है कि ये ऐसे इंक्लाइन और ये ऐसे, और हमारा ये ब्लॉक है ना, इतना घटिया ब्लॉक से ट्रेपेजियम सा बन गया है, कोई बात नहीं, अब समझ लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना। तो अब हम ऊपर की तरफ हम खींचे तो ये अप्लाइड एफ एफ एप लिख दिया मैंने, ठीक है। तो फ्रिक्शन मेरा नीचे लग रहा था और एम जी साइन थीटा ऐसे लग रहा था, है ना, और ये थीटा था, क्लियर।
तो अब ये एफ अप्लाइड जो है मुझे किसके बराबर होगा, एम ए, और यहाँ पर वो एक जिससे ये ऊपर मूव करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए क्या होगा, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। अभी अभी लिखवाए हैं फॉर्मूले, है ना, नहीं लिखे हो तो फिर कम से कम नोट कर लेना। अब यही किसके बराबर है, ये चीज किसके बराबर है, एफ अप्लाइड इज बराबर टू 2f अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो 2f इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, ये दूसरी इक्वेशन और ये पहली इक्वेशन दिख रही है और ये दूसरी इक्वेशन। अब मैं क्या कर सकती हूँ, तुम एक चीज नोटिस करो कि ये अगर इस 2 और फिर ये f है, इस f की जगह मैं ये वाला पार्ट रख सकती हूँ ना। तो मैं कैसे लिखूंगी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे, 2 इंटू, अब कौन सी वाली पार्ट रखेंगे, इक्वेशन 1 इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा वगैरह। अब देखो इतना तो तुम समझ गए होगे, है ना, बार बार हर चीज क्या लिखूं मैं। तो मैं ये वाला पोर्शन पूरा है ना, ये जो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये सारा लिख लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो एम और फिर ब्रैकेट में जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इक्वल्स टू, फिर ये सब लिख देते हैं। अभी ये सब आ जाएगा क्या, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। तो अब तुम देखो m से m कैंसिल हो गया, है ना। अब अगर तुम पता है, अगर मैं इसमें से और इसमें से g कॉमन ले लूं तो ये वाले g भी कट जाएंगे, है ना। तो देखो अभी पहले लिख लेते हैं सारा। तो 2g साइन थीटा माइनस म्यू जी, 2 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, ठीक है ना, भूलना नहीं है। जी साइन थीटा इधर प्लस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। अभी हम जी लेके कॉमन हटा भी सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, 2 साइन थीटा माइनस 2 म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। क्लियर है। अब क्या होगा, देखो ये साइन थीटा जो है, अगर ये वाला जी साइन थीटा जो है इसको मैं ले आती हूँ इस साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जी साइन थीटा माइनस का हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये 2g होगा ना, 2g, एक सॉरी 1 मिनट, है ना। यहाँ से जी हट जाएगा, यहाँ सही लिखा था, क्योंकि मैंने क्या किया है, यहाँ से ये जी और जी कॉमन ले लिया तो इसके जी से कैंसिल कर दिया, तो ये 2 साइन थीटा और ये साइन थीटा, ठीक है। अब ये साइन थीटा हम उठा के इधर ले आए तो क्या कंडीशन हो जाएगी, 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और ये वाला जो पोर्शन है कि माइनस का 2 म्यू कॉस थीटा, इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, म्यू कॉस थीटा प्लस 2 म्यू कॉस थीटा, ठीक। तो अब हम कैसे लिख लेंगे इसको, यहाँ पे आ जाएगी, इस साइड इक्वेशन हो जाएगी साइन थीटा और उस साइड इक्वेशन हो जाएगी 3 म्यू कॉस थीटा। साइन थीटा के नीचे आ जाएगा तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 3 म्यू, और तो म्यू पूछा था ना, म्यू ही पूछा था ना, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इंक्लाइंड प्लेन वगैरह, है ना। तो 1/3 टेन थीटा, तो दिस इज द आंसर। क्लियर। तो 1/3 टेन थीटा यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, देखो जरा, minimum force, a minimum force is applied to a block of mass 102 kg, एक 102 kg वाले ब्लॉक पर, ये वाले इंक्लाइन प्लेन वाले केस है, मतलब मुझे पता है इसीलिए मैंने बना लिया है, और ये नहीं है कि अब तुम कहोगे आपने क्वेश्चन तो पूरा पढ़ा नहीं है, फिगर पहले ही बना दिया है। मतलब थोड़ा सा तो पढ़ा था ना, थोड़ा क्या पूरा ही पढ़ के आई हूँ ना। द मिनिमम फोर्स F इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक ऑफ मास 102 kg, तो ये मेरा 102 kg का ब्लॉक है। अब उसके ऊपर क्या है कि हम मिनिमम फोर्स अप्लाई करें टू प्रिवेंट, देखो सारा खेल कहाँ आ गया, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग ऑन अ प्लेन, मतलब इसके ये नीचे ना खिसक जाए, जैसे अभी ऊपर वाला जो केस था जिसमें F फोर्स वाली बात थी, नीचे ना खिसक जाए ये, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम एक फोर्स लगाएंगे ऊपर। तो ये क्या है, एफ, ये फोर्स किस लिए लग रहा है, टू प्रिवेंट
टू प्रिवेंट स्लाइडिंग डाउन, ठीक है, टू प्रिवेंट स्लाइडिंग डाउन, नीचे की तरफ स्लाइडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये है थीटा। तो फिर मेरा क्या होना चाहिए, तो हम फ्रिक्शन एफ इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एंगल हमें थीटा कितना रखा है 30 डिग्री, और यहाँ पे मुझे म्यू एस दे रखा है, ये है ना स्टैटिक फ्रिक्शन का, और ये म्यू के दे रखा है, ठीक। तो अब चलो म्यू एस की जरूरत है, म्यू के की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो अब डायरेक्ट हमने फॉर्मूला पता ही है, पिछला अभी अभी जस्ट किया है, ठीक है। तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, एम ए, जो कि एम ए क्या होगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है, इसके बराबर होगा। तो m कितना है, m को अब यहीं रहने देते हैं, g की वैल्यू क्या है, g भी बाहर ही ले लेते हैं, है ना, एम जी बाहर ही ले लेते हैं, फिर साइन थीटा यानी कि साइन 30 माइनस म्यू कितना रखेंगे 0.4, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन वाला रखेंगे, 0.4 हो गया। फिर उसके बाद g बाहर ही ले चुकी हूँ मैं, कॉस 30, ठीक है। तो f इक्वल्स टू 102 इंटू 10, ये 1/2 माइनस 0.4 इंटू √3/2, ठीक है। तुम लोग सॉल्व कर लोगे, 1020 और 0.5 माइनस 0.2, ये इससे इसको काट दिया है, ठीक है, 2 से ही काटूंगी तो 0.2 हो जाएगा, तो 0.2 मल्टीप्लाई 1.732 समथिंग, तो इसको सॉल्व कर लेना, तो आंसर समथिंग इसका कैसे आएगा, 157 समथिंग इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, मैंने आगे सॉल्व नहीं किया, बाकी अब तो तुम कर ही लोगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इसको में से इसको माइनस कर देना, फिर मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई और माइनस का काम है, तो 157 न्यूटन समथिंग आने वाला है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg, एक ब्लॉक है 3 किलो का, ये देखो ये रखा है 3 किलो का मास है, रेस्ट पे है ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन, रेस्ट पे है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक, मतलब ये जो सरफेस है ये नेट फोर्स इस पर कितना लगा रही है ये बताओ। तो नेट फोर्स इस पर कितना लगता है, जब भी नेट फोर्स पूछे और इसे इंक्लाइन मतलब फ्रिक्शन वाले फोर्स पे रखा हो, फ्रिक्शन वाली सरफेस पे रखा हो कोई भी ब्लॉक, और उस पर ये पूछे कि नेट फोर्स कितना होता है, तो दो कॉन्सेप्ट हैं इसको करने के। पहला कि नेट फोर्स जो पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स बाई सरफेस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स बाई सरफेस, ये निकालने का मतलब है कि आपको कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड करना है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट फोर्स क्या था, वो आर, याद है आर, एन हम बाहर ले लेते थे √1 प्लस म्यू स्क्वायर, यही वाला, यही है, ठीक है। तो अब यही हमें निकालना था, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि अभी हम जब ऐसे रखा हुआ है, ये ब्लॉक रेस्ट पे रखा हुआ है, मूव तो कर नहीं रहा है, तो वैसे जनरली क्या है, इस ये हवा में रखा है तो इसका mg जो है वो बैलेंस कर रहा है ये वेज, तो हम ये मान लेते हैं, मैंने ऐसे बनाया, इस पे ध्यान नहीं देना है, mg ऐसे लग रहा है और नॉर्मल ऐसे लग रहा है, ठीक है, नॉर्मल ऐसे लग रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इसका जो mg है वही तो बैलेंस किया जा रहा है ना, तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, ये जो वेज है वो इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है mg के बराबर, तभी ये नीचे गिर नहीं रहा है, इसीलिए जो ये सरफेस है वो इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है टोटल, वो mg के बराबर ही लगा रही है, तभी ये ब्लॉक कहीं जा नहीं रहा, गिर नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। एक तो ये तरीका है, ठीक है, बाकी तो ये है ही भाई यूनिवर्सल फॉर्मूले से निकालना प्रॉपरली, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो मैंने तुम्हें क्या कहा, कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा गया है तो यही निकालना है, आर इक्वल्स टू एन √1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब तुम कहोगे म्यू तो दिया ही नहीं है तो हम क्या करें, तो तुम एक बात बताओ, आर इक्वल्स टू हम एक ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको अंदर ले जाऊं मैं, एन स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर, यानी कि अंदर एन स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर, है ना,
अच्छा, तो n किसके बराबर होता है ऐसे केस में? n किसके बराबर था? अभी इतनी देर से क्या रामायण पका रहे हैं हम? ये mg और ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा, ठीक है, और इधर ऊपर नॉर्मल, इधर फ्रिक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल किसके बराबर था? mg cos थीटा के बराबर। तो mg cos थीटा के बराबर, ठीक है, तो इसका स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन किसके बराबर था? फ्रिक्शन किसके बराबर था? फ्रिक्शन, ये बॉडी क्या है, रेस्ट पे नहीं है क्या? ये रेस्ट पर नहीं है। अब जब ये रेस्ट पर है तो इसका फ्रिक्शन किसके बराबर है? mg sin थीटा के बराबर है। तो जब mg sin थीटा के बराबर है तो mg sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है। देखो जब ये इंक्लाइन प्लेन पर mg sin रेस्ट पर होता है ब्लॉक, तो क्या होता है, फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एन वाली इक्वेशन गलत हो गई। फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एन वाली इक्वेशन भी सही है, ठीक है, वो तो हर जगह सही है ही, बट क्या है कि यहाँ पर जब ये रेस्ट पर होता है ब्लॉक, तब इसका ये फ्रिक्शन जो है वो mg sin थीटा के बराबर इक्वल हो रहा होता है, तभी तो बैलेंस्ड है फोर्स। अब तुम देखो यहाँ से कि अब तुम यहाँ से mg कॉमन ले सकते हो, तो mg कॉमन लोगे तो देखो क्या आ जाएगा, mg कॉमन लेंगे तो mg स्क्वायर, देखो यहाँ पे भी mg का स्क्वायर हो रहा है, ये भी mg का स्क्वायर हो रहा है, तो mg स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो अंडर रूट से बाहर लेके सीधा बाहर ही आ गया है। फिर अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, 1 के बराबर। आ गया मजा, r इक्वल टू mg, बस हो गया, ये आंसर। तो mg, सॉरी अभी सॉल्व भी करना है। mg कितना है, m क्या है, m, r इक्वल टू m कितना दे रखा था, 3 इंटू 10, r बराबर 30 न्यूटन। तो डी पर आंसर ठोक। तो ठीक है, सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। बाकी आई एम थिंकिंग कि आई एम प्लानिंग कि मैं एक ऐसा चैप्टर वाइज वीडियो भी बनाऊं जिसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कराऊं और एक पीवाईक्यू का भी, है ना। तो इसमें भी अगर हम इस तरह से कराते हैं तो फिर और क्वेश्चंस भी हमें करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, वर्क एनर्जी और पावर। ओके, बाय बाय। लेक्चर कैसा लगा, क्या लगा, जो भी है अपना एक्सपीरियंस मुझे बताना, और यार शेयर वेयर कर दिया करो अपने दोस्तों को, ठीक है। थोड़ी सी मेरी मेहनत के बारे में भी सोचो, ठीक है। चलो बाय बाय।